Hello friends, I am SK Sharma and bio faculty since 10 years. Now I am going to start the class for BSc Botany Honors and Pass course. ओके मैं संतोष सर के नाम से जाना जाता हूँ और हमारे इंस्टीट्यूट में 11th 12th नीट बीएससी और एमएससी की तैयारी कराई जाती है। तो फ़िलहाल मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूँ बीएससी बॉटनी ऑनर्स के लिए और पास कोर्स के लिए। तो ये मैं बीएससी के लिए फर्स्ट ऑनलाइन क्लास डालने जा रहा हूँ। आप लोग देखें और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं जल्द ही ऑनलाइन ट्यूशन भी बॉटनी ऑनर्स वालों के लिए शुरू कर रहा हूँ, वो भी काफ़ी कम फ़ी में। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग। अगर आप बीएससी में आते हैं, जब आप एडमिशन लेते हैं बीएससी में, तो आप जानते हैं कि ये 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, पूरे इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी में ये 3 साल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और तीनों ईयर में आपको, अगर आप बॉटनी ऑनर्स सपोज करते हैं, अगर आपने बॉटनी ऑनर्स लिए हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको बॉटनी एक पेपर पढ़ना पड़ेगा, दूसरा पेपर बॉटनी पढ़ना पड़ेगा, तीसरा पेपर भी बॉटनी का प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। फिर एक जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा जिसमें 2 पेपर आएगा, एक थ्योरी का एक प्रैक्टिकल का। ठीक है, फिर उसी तरह से फिर आपको केमिस्ट्री पढ़ने पड़ेंगे, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का। ये मैं बता रहा हूँ अपने बिहार की यूनिवर्सिटी के लिए, एक्चुअली भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा आपको एक राष्ट्रीय भाषा पढ़ना पड़ता है। ये आपका फर्स्ट ईयर में रहता है। सेकेंड ईयर भी यही फॉलोअप होता है। थर्ड ईयर में जब आप जाते हैं तब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा कि आपका जूलॉजी ख़त्म हो जाएगा, केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा और ये आरबी है ये भी ख़त्म हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर आपका आ जाएगा बॉटनी का 3 थ्योरी पेपर और एक प्रैक्टिकल का पेपर। ये 4 पेपर बॉटनी का रहेगा और एक पेपर जीएस का रहता है। क्लियर है? चलिए, ये तो हुई कॉमन जानकारी। तो हम लोग आते हैं बॉटनी पर, चर्चा करते हैं। बॉटनी लेना क्यों ज़रूरी है, इसका कैरियर कहाँ कहाँ है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है बॉटनी लेने से। तो फ़िलहाल हम लोग चर्चा करते हैं बॉटनी पर। आप अगर डिग्री 1 में जाते हैं तो बॉटनी में आपका 2 पेपर रहता है। फर्स्ट पेपर जो रहता है, फर्स्ट पेपर में एल्गी मिलेगा, फंजाई मिलेगा और ब्रायोफाइटा मिलेगा, लोअर प्लांट्स का ग्रुप। सेकेंड पेपर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म्स है, टेरिडोफाइटा है और आपको टैक्सोनॉमी मिलेगा। ये इतना पेपर आपको मिलता है पढ़ने के लिए। क्लियर है? फिर थर्ड पेपर के रूप में आपको प्रैक्टिकल बताया जाता है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? तो आज मैंने एल्गी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, रेंज ऑफ थाइलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन एक तरह से आउट क्वेश्चन रहता है। अगर पिछले साल नहीं आया है तो इस साल इसके आने की भरपूर पॉसिबिलिटी होती है। तो जानते हैं क्या होता है रेंज ऑफ थाइलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया इसके बॉडी के पार्ट्स के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, थाइलस का मतलब हो गया इस प्लांट का जो बॉडी होगा वो, है ना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसा होता है, किस तरह का बना होता है। तो एल्गी थाइलोफाइटा का मेंबर है और इसमें जो
थाइलस का ऑर्गेनाइजेशन है सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स की तरफ है। इसमें यूनिसेल्युलर भी मिलता है, मल्टी सेल्युलर भी मिलता है, कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलेगा, फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलेगा। साइज़ का रेंज अगर हम देखेंगे तो माइक्रोन से 1 माइक्रोन से लेकर के कई मीटर्स तक का ये लंबा हो सकता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, इसका मज़ा लेते हैं। ओके, रेंज ऑफ थाइलस स्ट्रक्चर, यहाँ से आपका ये टॉपिक शुरू हो रहा है। अब आप लोग देखिए इसको, रेंज ऑफ थाइलस स्ट्रक्चर को, यानी कि इस एल्गी में, यानी जितना आपको एल्गी मेंबर पढ़ना है, अगर सारे मेंबर को लें तो फर्स्ट मेंबर से लेकर के लास्ट मेंबर तक का आपको एक तरह से स्ट्रक्चर बता देना है ना, कि उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यह यूनिसेलुलर फॉर्म में भी पाया जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे तो, और ये मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी मिलेगा, दोनों तरह के फॉर्म में मिलेगा। साइज अगर इसका देखेंगे तो 1 माइक्रोन, जो कि काफ़ी छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, और ये कई मीटर का लंबा होता है, जो पानी में पाया जाता है सीवीड सब के रूप में, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन है। इसका जितना भी स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको देखें तो हम इसको 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई करके इसका स्टडी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कितना भागों में डिवाइड करके करेंगे तो लगभग हम लोग 5 पार्ट्स में। कौन कौन सा? तो शुरुआती का जो मेंबर रहता है वो यूनिसेल्युलर फॉर्म्स में, उससे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉलोनियल फॉर्म्स में है, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो फिलामेंटस फॉर्म में, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी सिफोनेसियस फॉर्म में, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो पैरेनकाइमेटस फॉर्म में। ये 5 प्रकार का थाइलस एल्गी में पाया जाता है। कितने प्रकार का हो गया? टोटल 5 टाइप्स के हो गए। यूनिसेल्युलर हो गए, कॉलोनियल हो गए, फिलामेंटस हो गए, सिफोनेसियस हो गए, और पैरेनकाइमेटस हो गए। क्लियर है यहाँ तक? तो मल्टी सेलुलर फॉर्म्स का जो डेवलपमेंट होता है, शुरुआत में तो यूनिसेलुलर है, लेकिन बाद में इसी यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तैयार होता है। तो यूनिसेलुलर फॉर्म में ही, इसी में जब रिपीटेड डिवीज़न होगा, बार बार जब इसमें डिवीज़न होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बार बार रिपीटेड डिवीज़न होता है, माइटोसिस का डिवीज़न होता है, तब जाकर के क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर फॉर्म तैयार होता है। जब मल्टी सेलुलर फॉर्म तैयार होता है तो वह फिर अलग अलग रूप में ऑर्गेनाइज होता है। यानी कि यूनिसेलुलर से क्या हो गया, ये मल्टी सेलुलर हो गया रिपीटेड डिवीजन के द्वारा, और जितना सेल बनता है अलग अलग दिशाओं में सब ग्रो करता है, ऑर्गेनाइज होता है, और ऑर्गेनाइज होकर के कोई कॉलोनी बनाता है, कोई फिलामेंट बनाता है, कोई ट्यूबुलर फॉर्म बनाता है ना, कोई पैरेनकाइमेटस सीथ के रूप में तैयार कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक? तो सारे का सारा जो मेंबर है, सब जो है रिपीटेड डिवीजन के कारण ही होता है, रिपीटेड सेल डिवीजन के कारण होता है। ओके यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म्स की। ठीक है, किसकी चर्चा करते हैं? यूनिसेलुलर फॉर्म्स की। तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स कई प्रकार के होते हैं, है ना। यूनिसेलुलर फॉर्म्स क्या होते हैं? कई प्रकार के ये होते हैं। कौन कौन से मेन प्रकार हैं इसके? तो इसके जो मुख्य प्रकार हैं वो है, पहला हमने डाला है राइजोपोडियल यूनिसेल्स, यानी कि यह भी 1 सेल का बना होता है। यूनिसेलुलर का मतलब 1 सेल का बना हुआ, जिसमें कई प्रकार के आते हैं, है ना। जैसे आ जाएगा राइजोपोडियल आ जाता है, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल आता है, स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल आता है, नॉन मोटाइल यूनिसेल्स आता है, कई प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, एग्ज़ाम में जितना लिखना है हमको, हम सिर्फ उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से इसको लिख पाएँ, तो इसके लिए समझना ज़रूर, समझ जाते हैं तो आप खुद ब खुद
4-5 पेज का आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो पहला देखिए आप, राइजोपोडियल यूनिसेल्स। तो यूनिसेल्स का खैर मतलब निकल गया कि ये 1 सेल का बना होता है। तो ये जो आप एक मेंबर देख रहे हैं, ये 1 सेल का ही बना हुआ होता है। इसका सबसे बड़ा खूबी है कि इसमें कोई सेल वाल नहीं होता है ना, इसमें सेल वाल नहीं होने वाला है। जनरली एल्गी में सेल वाल होता है ना, लेकिन इसमें सेल वाल नहीं होता है। इसमें आप देखें तो ये जो इसका प्रोटोप्लाज्म है, यही प्रोटोप्लाज्म का एक एक्सटेंशन निकला हुआ ये है ना, इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये आप देख सकते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है ना। तो इस तरह से ये प्रोजेक्टेड साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं राइजोपोडियल यूनिसेल्स, यानी कि ये जो दिख रहा है जैसे लगता है स्यूडोपोडिया टाइप का, इसको हम लोग कहते हैं राइजोपोड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, राइजोपोड कहते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल में राइजोक्राइसिस इसका एक एग्जाम्पल है, समझ गए होंगे। ये हुआ यूनिसेलुलर फॉर्म्स हो गया। क्लियर है। सेकेंड फॉर्म्स लेते हैं हम लोग। यूनिसेलुलर का ही दूसरा फॉर्म है फ्लैजिलेटेड सेल्स। ठीक है, कौन सा सेल है ये है फ्लैजिलेटेड सेल्स है। ओके, यहाँ तक अगर आप राइजोपोडियल यूनिसेल्स नहीं भी लिखते तो काम चलेगा, लेकिन कम से कम ये फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स की आपको चर्चा करनी है। क्लियर है। तो फ्लैजिलेटेड सेल्स में क्या है, नाम से ही पता चल जाता है कि इस सेल में क्या होगा, फ्लैजिला होगा। 1 सेल का तो बना हुआ हो गए, यूनिसेल है, और इसमें क्या है, इसमें फ्लैजिला भी पाया जाता है, इसमें फ्लैजिला होता है। क्लियर है। इसमें सेल वाल भी प्रायः पाया ही जाता है, मैक्सिमम मेंबर में सेल वाल पाया जाता है, जैसे कि ये क्लेमाइडोमोनास है, ये पिक्चर भी क्लेमाइडोमोनास का ही है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सेल वाल पाया जाता है ना। ये जो सबसे बाहर में ये जो लेयर देख रहे हैं, ये सेल वाल का लेयर है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ओके, और ये जो देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इसमें ये इसका क्लोरोप्लास्ट है ना। ये कप शेप का इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सेंट्रल में ये जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, और ये पायरिनोइड होता है, एल्गी में पाया ही जाता है। सब पढ़े होंगे पिछले क्लास में भी, है ना। और यहाँ से ये फ्लैजिला निकला हुआ रहता है, 2 ठो देख लीजिए बिलीफेरोप्लास्ट से, और यहाँ पे एक आई स्पोर्ट्स भी पाया जाता है, जिसके सहारे इसमें लोकोमोशन होता है, यानी फोटो सेंसिटिव होता है। फ्लैजिला उसको आगे बढ़ाएगा और आई स्पॉट के द्वारा इसको पता चलता है लाइट कहाँ से आ रही है। क्लियर है। तो इसमें सेल वाल होता है और कुछ में नहीं भी होगा, जैसे कि युगलिना है ना। युगलिना में सेल वाल नहीं होता है। ठीक है। इसमें और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसमें आई स्पॉट पाया जाता है, जो कि फोटो सेंसिटिव होता है। क्लियर है। यहाँ तक क्या पाया जाता है, इसमें फोटो सेंसिटिव ऑर्गेन इसमें पाया जाता है। क्लियर है। ये यूनिसेलुलर फॉर्म्स, इसका आप डिटेल लिख सकते हैं। अगर राइजोपोडियल यूनिसेल्स की चर्चा नहीं करते हैं तो थोड़ा सा इस क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर आप इसमें डाल दीजिए कि इसमें सेल वाल है, क्लोरोप्लास्ट है, एंटीरियर एंड पर बिलीफेरोप्लास्ट है, जहाँ से 2 फ्लैजिला निकला हुआ रहता है। इसमें कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें पायरिनोइड पाया जाता है। ये सब आप डाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, नॉन मोटाइल यूनिसेल्स, ये भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको डाल सकते हैं, नॉन मोटाइल यूनिसेल्स पे। तो 2 को कम से कम यूनिसेलुलर फॉर्म्स में आप डाल सकते हैं। एक जो हो गया आपका फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स, दूसरा नॉन मोटाइल यूनिसेल्स, यानी कि मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, एक फ्लैजिला वाला एक बिना फ्लैजिला वाला। ठीक है, बाकी आप नहीं भी डालेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये नॉन मोटाइल यूनिसेल्स है, बिल्कुल क्लेमाइडोमोनास की तरह ही होता है। इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला, ये क्लोरेला एल्गी है। यह नॉन मोटाइल, तो यानी कि इसमें कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं था, नो फ्लैजिला नो आई स्पॉट, है ना। इसमें दोनों में से कुछ नहीं पाया था, जस्ट उसका अपोजिट होता है।
लेकिन दोनों का दोनों वन सेल का बना होता है। इसमें भी सेल वाल मिलेगा, इसमें भी न्यूक्लियस मिलेगा, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, इसमें भी पाइलिनोइड मिलेगा, सब कुछ मिलना है यहाँ पर भी। बस अंतर क्या है कि यह नॉन मोटाइल सेल्स होता है और इस पर कोई फ्लैजेला नहीं पाया जाता। नो फ्लैजेला, नो आई स्पॉट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्लैजेला और आई स्पॉट की सहायता से लोकोमोशन होता है, तो इसमें लोकोमोशन इसके द्वारा नहीं हो पाता है। क्लियर यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। इसका और भी एक मेंबर है प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है क्लोरोकोकस। ठीक है, क्लोरोकोकस एक एग्जाम्पल और होता है, लेकिन यह सब अब विवादास्पद हो चुका है, यहाँ से इसको हटाया जा चुका है, एक अलग क्लास उसको दिया जा चुका है। ठीक है, अगर ओरिजिनली में आए एल्गी में थाइलोफाइटा का मेंबर में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नॉन मोटाइल होगा, यानी विदाउट फ्लैजेला का होगा, और इसमें आई स्पॉट भी नहीं होगा। ओके, यहाँ तक ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये यूनिसेलुलर फॉर्म का मैंने 3 टाइप्स बताया। एक बताया राइजोपोडियल यूनिसेल्स, एक बताया फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स, और एक बताया नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। तीनों के एग्जाम्पल विथ पिक्चर, यह याद रखना है। अब आते हैं हम कॉलोनियल फॉर्म्स में, है ना। कौन सा फॉर्म है ये है कॉलोनियल फॉर्म्स। क्लियर है? तो जानते हैं कॉलोनियल फॉर्म्स के बारे में थोड़ा। कॉलोनियल का मतलब हो गया, अब यहाँ से ये मल्टी सेलुलर फॉर्म्स आ गया है, लेकिन मल्टी सेलुलर फॉर्म जरूर हैं, लेकिन सारे सेल यूनिसेलुलर फॉर्म में है। बस यही हुआ है कि जितने यूनिसेलुलर मेंबर है सब एक साथ मिलकर के कॉलोनी बना लिया है ना। यानी इसमें कई मेंबर होंगे, ठीक है, बहुत सारे मेंबर इसमें होते हैं, और ये सारे के सारे मेंबर एक साथ एक कॉलोनी बना करके ये रहते एक साथ। और ये जो चारों तरफ से वॉल देख रहे हैं, ये एक्चुअल में म्यूसिलेजनस शीथ है, यानी कि ये अंदर की नमी को बनाए रखता है। और इसमें यह भी हो सकता है कि एक सेल दूसरे से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा ये जुटे हुए हो, है ना। सारे सेल इसमें आपस में जुटे हुए हो सकते हैं, तो ये कहलाता है कॉलोनियल फॉर्म, यानी ये सब कॉलोनी बना करके सारे मेंबर रहते हैं। इस कॉलोनी के अंदर छोटा छोटा डाउटर कॉलोनी भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि जब इस मेंबर में रिप्रोडक्शन होगा तो इसका जितना मेंबर तैयार होगा वो भी एक छोटा कॉलोनी इसके अंदर बना करके रहता है। तो कॉलोनियल फॉर्म को हमने 4 भागों में बांटा है, एक सेनोबियल, एक पाल्मेलोइड, एक डेंड्रॉइड और एक राइजोपोडियल। ठीक है, तो कम से कम आप 2 की चर्चा जरूर करें एग्जाम में, चारों कर पाए तो काफ़ी अच्छी बात। सेनोबियल, पाल्मेलोइड, डेंड्रॉइड एंड राइजोपोडियल। तो अब हम चारों की चर्चा करते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो पहले सेनोबियल, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेनोबियल, इसको समझिए, है ना। सेनोबियल का मतलब हुआ कि वैसी कॉलोनी, यानी कि कॉलोनी का ही नाम सेनोबियल है, लेकिन इस कॉलोनी की खासियत है कि इसमें जितने भी मेंबर होंगे उसकी संख्या लगभग फिक्स होती है। नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है इसमें, फिक्स होगा। सेल का, कॉलोनी का शेप फिक्स होगा, सेल का अरेंजमेंट फिक्स होगा, यानी कि वैसी कॉलोनी जिसमें कि नंबर ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट्स आर फिक्स्ड आर कॉल्ड सेनोबियम। तो सेनोबियम का मतलब क्या हो गया, वैसी कॉलोनी जिसमें कि सेल्स की संख्या हमें पता हो, ठीक है। तो एग्जाम में इसके लिए अलग से भी क्वेश्चंस आता है ऑब्जेक्टिव में, सेनोबियम क्या होता है। तो सेनोबियम का मतलब जिसकी कॉलोनी का मेंबर फिक्स हो, पता हो कि कॉलोनी में कौन कौन रहता है, कितना रहता है, ठीक है, ये पता रहना चाहिए। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल जो है ये वॉल्वॉक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर्स, ठीक है। ये आपको कोर्स में भी पढ़ना है, इसका पूरा डिटेल्स, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल आगे के चैप्टरों में। तो यह मोटाइल होता है, ठीक है, मोटाइल का मतलब सब में आप देख सकते हैं, ये फ्लैजेला देखिए, सब में फ्लैजेला है ना, और ये सारा का सारा मेंबर देखिए एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा जुटा हुआ है ना, सब के सब एक दूसरे से जुटे हुए हैं ना। तो ये सारे मेंबर आपस में क्या होते हैं, जुटे हुए रहते हैं।
इसमें जितने भी सेल होते हैं ना, जितना भी सेल होगा इसका, सब के सब क्लेमाइडोमोनास की तरह, जो हमने यूनिसेलर में बताया था ना, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स, उसकी तरह होता है, या फिर नॉन मोटाइल यूनिसेल्स की तरह होता है। ठीक है, तो चूँकि यह फ्लैजिलेटेड भी होता है, बिना फ्लैजिला का भी होता है, यानी कि ये नॉन मोटाइल वाला मेंबर भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोडिक्टियोन, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। ये सब याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब आता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये क्लियर हो गया सिनोवियल फॉर्म। दूसरा लेके चलते हैं डेंड्रॉइड फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म है ये? डेंड्रॉइड। तो डेंड्रॉइड में आप देखेंगे तो इसमें ये कॉलोनी तो है ज़रूर, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा कॉलोनी है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह दिखेगा, है ना। इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं, ठीक है, इसका साइज शेप सब इनडेफिनिट होता है। ठीक है, क्या होता है? सब के सब इनडेफिनिट होता है। और इसमें क्या होता है कि म्यूसिलेजिनस थ्रेड होता है। ये जो देख रहे हैं ये लाइनिंग, ये म्यूसिलेजिनस थ्रेड है। ठीक है, ये क्या है? एक तरह से म्यूसिलेजिनस थ्रेड है, जो कि सेल के आधार से निकलता है ना। ये सेल के आधार से निकला हुआ है ना, हर एक सेल के आधार पर निकला रहता है। और हर एक सेल का ये जो म्यूसिलेजिनस थ्रेड है, ये आपस में जुट करके एक साथ स्ट्रक्चर हो जाता है, एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ भी देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर निकला हुआ, ये सेल्स है इसका, ये सेल्स है ना। ये कहलाता है डेंड्रॉइड फॉर्म। एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रॉन। इसका लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना है, फिर भी ये पढ़ना है यहाँ पर थैलस ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है? तो ज़्यादा डिटेल्स देने की आवश्यकता नहीं है, एक पिक्चर बनाना है और मुख्य बातें सिर्फ लिखनी है। ठीक है, इसी पर आपको अच्छा नंबर मिलेगा। पिक्चर आप ज़रूर कलरफुल बनाएं, स्केच पेन से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पाल्मेलोइड, ये देख लीजिए, ये भी कॉलोनियल फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये भी क्या है? कॉलोनियल फॉर्म में है। इसमें क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा होगा। किसका उल्टा? सिनोबियम का। इसमें भी नंबर ऑफ सेल्स पता नहीं है, वेरिएबल होगा। इसका साइज नहीं पता है, ये वेरिएबल हो सकता है। शेप नहीं पता है, वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, सारे सेल्स ये देख सकते हैं, पिंक कलर का मैंने दर्शाया है, ये म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स में ये सारे सेल मौजूद है ना। तो एग्जाम्पल में टेट्रास्पोरा, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। क्लियर है? इसका भी लाइफ साइकिल आपको नहीं पढ़ना है, यहीं पर थोड़ा बहुत चर्चा करनी है। तो क्लियर हो गया ये कॉलोनियल फॉर्म भी मेरे ख्याल से समझ गए हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा फॉर्म्स, जो कि है फिलामेंटस फॉर्म। दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस का मतलब क्या है? फिलामेंट के रूप में जो हो। तो ये कैसे तैयार होता है? तो डेवलप्ड बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन, है ना। अगर कोई एक सेल है, इसमें डिवीजन होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर डिवीजन होगा, तो ये फिलामेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ही एक्सिस में हो तो ये अनब्रांच्ड हो जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग एक्सिस में हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्रांच्ड हो जाएगा, है ना। तो फिलामेंट अगर है तो ये दो तरह का हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है और नॉन ब्रांच्ड भी हो सकता है। दोनों तरह का होता है, ब्रांच्ड भी और अनब्रांच्ड भी। क्लियर है? तो ब्रांच्ड का जो निर्माण होता है वो मल्टी एक्सियल डिवीजन, यानी कई एक्सिस में डिवीजन होने से तैयार होगा। और यूनी एक्सियल का मतलब जो एक ही एक्सिस में डिवीजन करता हो। क्लियर है? तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगर अनब्रांच्ड की हम बात करें तो यूनी एक्सियल डिवीजन के कारण ऐसा होता है। कई मेंबर, जितने मेंबर यहाँ पे लिखे हैं, सब के सब अनब्रांच्ड है ना। स्पाइरोगैरा है, यूलोथ्रिक्स है, जाइग्नेमा है, ऑइडोगेनियम है, नास्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, ये सारे के सारे हैं। इसमें स्पाइरोगैरा जो होता है, ये आप देखेंगे पॉन्ड में पाया जाता है, इसको पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, ये इसका मेंबर है। देख रहे हैं, ये सेल है, कई सारे सेल इसमें पाए जाते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे
रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है ना। तो ये स्पायरोगैरा फ्री फ्लोटिंग होता है, पॉन्ड में पाया जाता है एकदम फ्रीली, किसी पे कोई डिपेंड नहीं रहता है, कहीं कोई चिपका हुआ ये नहीं रहता है। लेकिन ये यूलोथ्रिक्स है, जैगनेमा है, ऑइडोगोनियम, ये तीनों किसी सबस्टेटम से चिपका हुआ रहता है, ये फ्री लिविंग नहीं है। और नॉस्टोक और ऑक्सीलेटोरिया देख लीजिए, तो ये फिलामेंटस फॉर्म है, लेकिन ये कॉलोनी बना करके यह रहता है, इसकी कॉलोनी होती है। क्लियर है। ब्रांच्ड में आते हैं तो इसका मतलब ये ब्रांचिंग है। एक ब्रांचिंग है फॉल्स ब्रांचिंग, यानी कि इसमें ब्रांचिंग होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये कोई थ्रेड है ना, ये इसका कोई फिलामेंट है और किसी कारणवश से क्या होता है, ये टूट गया, ये फिलामेंट क्या हुआ, बीच से यहाँ से क्या हुआ, ये टूट गया है ना। तो टूटने के बाद क्या होता है, यहाँ पर से ये ग्रो कर जाता है थोड़ा सा, ये भी ग्रो कर जाता है थोड़ा सा, है ना। तो दोनों जो थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है ना, तो मिल के लगने लगता है कि ये ब्रांचिंग किया गया है, लेकिन एक्चुअल में यह ब्रांचिंग नहीं है, ये फॉल्स ब्रांचिंग है। ऐसा हमको मिलता है साइटोनीमा में, यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए, साइटोनीमा में फॉल्स ब्रांचिंग पाया जाता है। तो याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ होता है सिंपल फिलामेंट के रूप में पाया जाता है, जैसे कि क्लैडोफोरा में सिंपल फिलामेंट होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, सिंपल फिलामेंट के रूप में, मतलब ये है इस तरह से, ये फिलामेंट है, ब्रांच डी है, तो ये इधर हो गया, फिर इधर भी ब्रांच निकल जाएगा, फिर इधर भी ब्रांच निकल जाएगा, ठीक है, फिर इसमें ब्रांच निकल जाएगा, हो सकता है, ठीक है, इस तरह से इसमें मिल सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस तरह का एग्जाम्पल जो मिलता है क्लैडोफोरा में, ये सिंपल फिलामेंट है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा ब्रांचिंग की बात नहीं है, ब्रांचिंग जरूर है लेकिन कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ थर्ड में देखिए, ये समझने वाली बात है, हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग भी होती है। हेटेरोट्राइकस का मतलब क्या होता है, ट्राइकस मतलब फिलामेंट होता है, हेटेरो मतलब टू और मोर, यानी इसमें दो तरह का फिलामेंट देखने के लिए मिलेगा, एक मिलेगा प्रोस्टेट सिस्टम और एक इरेक्ट सिस्टम, है ना। प्रोस्टेट सिस्टम का मतलब हो गया कि प्रोस्टेट मतलब कुछ फिलामेंट इसके में क्या होगा कि नीचे की ओर जो होता है हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, लेकिन कुछ फिलामेंट इसका क्या होता है, वर्टिकल भी ग्रो करता है ना। तो जो फिलामेंट वर्टिकल ग्रो किया वह हो गया इरेक्ट सिस्टम का पार्ट, और जो ज़मीन पर ग्रो कर रहा है ये हुआ प्रोस्टेट सिस्टम, नाम से ही पता चल जाता है। तो किसी किसी में क्या होता है कि दोनों सिस्टम डेवलप करता है, किसी किसी में एक ही सिस्टम डेवलप करता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग एग्जाम्पल पर। ऐसे मेंबर को हम लोग हेटेरोट्राइकस कहते हैं। क्लियर है। तो कई सारे मेंबर है जिसमें क्या होता है, प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम मिलेंगे। मैंने कुछ का एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि है फ्रिस्सिएला है, एक्टोकार्पस है, यहाँ देख सकते हैं ये एक्टोकार्पस है, ये फ्रिस्सिएला है ना। तो ये यहाँ पर ये पाया जाता है। इसके अलावा भी कोलियोकिट्स वगैरह सब है, ये सब मेंबर याद रखना, एग्जाम में आता है ये सारा चीज़। कोलियोकिट में भी आप देखेंगे इसमें दोनों सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, खास करके इसमें इरेक्ट सिस्टम ज़्यादा पाया जाता है, प्रोस्टेट सिस्टम इसमें कम डेवलप रहता है। तो ये क्लियर है। तो ये समझ में आ गया कि हेटेरोट्राइकस होता है। क्लियर है। कुछ होता है सीडो पैरेन्काइमेटस। तो पैरेन्काइमेटस तो ऐसे भी अलग से एक फॉर्म है, लेकिन ये पैरेन्काइमेटस जरूर होता है। ठीक है, लेकिन है कि ये कम्प्लीटली पैरेन्काइमा के रूप में यह नहीं दिखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा फिलामेंट आपस में जुट करके, यानी कई ब्रांचेस जुट करके एक पैरेन्काइमा के तरह स्ट्रक्चर दिखाता है। पैरेन्काइमा का मतलब ये फैला हुआ स्ट्रक्चर होगा। तो फैला हुआ स्ट्रक्चर मतलब नहीं है कि ये पैरेन्काइमा हो गया। इसमें क्या एक्चुअल में क्या होता है, ये इसका कई फिलामेंट ही आपस में इस तरह से अरेंज हो गया है कि ये लगता है कि ये एक ही स्ट्रक्चर है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्यूडो पैरेन्काइमेटस। इसका एग्जाम्पल जो हमको मिलता है देखने के लिए, बैट्रकोस्पर्मम में, पॉलीसिफोनिया में, यह सब में इसका एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिलेगा। तो एग्जाम्पल के साथ 2-4 लाइन में सबका स्ट्रक्चर को डील कर जाना है।
क्लियर है। तो ये फिलामेंटस फॉर्म में मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है राइजोपोडियल, है ना। क्या है ये है राइजोपोडियल। क्या होता है राइजोपोडियल? तो यह भी क्या है, एक तरह से ब्रांचिंग वाला फॉर्म है, ठीक है। क्या है ये? एक तरह से ब्रांचिंग वाला ही फॉर्म है। तो क्या होता है ये? अच्छा, ये ब्रांचिंग वाला फॉर्म है, ये कॉलोनियल वाला फॉर्म है। और जब बाद में ये स्लाइड आ चुका है, ये उसका पार्ट है राइजोपोडियल। वहाँ पर हमने शायद नहीं बताया था ना, कॉलोनी वाला में। इसमें क्या होता है, कई सेल्स आपस में जो होता है अपने राइजोपोडा के द्वारा जुटा रहता है। ये देखिए राइजोपोडा के द्वारा ये सब आपस में जुटा हुआ है ना। तो ये वहाँ का पार्ट्स है। तो यहाँ पे इसमें गलती से जुट गया, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। ये हो गया राइजोपोडियल। ओके, यहाँ तक। नेक्स्ट लेके चलते हैं हम लोग। ये है नंबर 4 अब आते हैं, ठीक है। 3 प्रकार का हो गया, यूनिसेलुलर भी हुआ, कॉलोनियल भी हुआ, फिलामेंटस भी हुआ। अब बारी है सिफोनेसियस फॉर्म की, ठीक है। किस फॉर्म की बारी है? सिफोनेसियस फॉर्म की बारी है। तो ये है सिफोनेसियस। सिफोनेसियस का मतलब हो गया जो कि ट्यूबुलर फॉर्म में होता है ना। और इसमें साइनोसाइटिक फिलामेंट होता है ना। ये क्या होता है सिनोसाइटिक फिलामेंट? सिनोसाइटिक फिलामेंट का मतलब से, अगर ये देखिए ये फिलामेंट है ना, हम देख रहे हैं ये फिलामेंट सब है। इसमें कहीं पर ऐसा कोई इस तरह से कोई सेप्टा दिया हुआ नहीं है ना। ये सब विदाउट सेप्टा है। क्या है? सबके सब बिना सेप्टा का ही है। और इसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यानी एक तरह से ये ट्यूबुलर हो गया और मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। मल्टी न्यूक्लिएट है और एसेप्टेड, यानी कोई सेप्टा वगैरह इसमें नहीं पाया जाता है। तो जिसमें कोई सेप्टा नहीं हो, बहुत सारा न्यूक्लियस हो, ऐसे फिलामेंट को हम लोग कहते हैं सिनोसाइटिक फिलामेंट। और फंजाई में भी ऐसा ही हाइफा आता है जिसमें कि सेप्टा नहीं हो और मल्टी न्यूक्लिएट हो जाए, तो उसको कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल हमने दिया। एक वॉसेरिया का एग्जाम्पल है, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ये एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका लाइफ साइकिल आता है, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री। और ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया है बोट्राइडियम का, है ना। क्लियर है। इसमें भी राइजोइड हम देख सकते हैं, ये ब्रांच्ड राइजोइड है ना, ब्रांचिंग हो गया इसके राइजोइड का। यहाँ भी इसमें भी राइजोइड है। इसी के सहारे यह न्यूट्रिएंट, वाटर ये सबको लेता है और पूरे प्लांट को पहुँचाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सिफोनेसियस फॉर्म भी समझ में आ गया। और लास्ट है फिर हमारा पैरेनकाइमेटस फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये है पैरेनकाइमेटस फॉर्म है, ठीक है। तो ये शुद्ध रूप से पैरेनकाइमेटस है, यानी ये सीट के रूप में पाया जाता है। इसमें ब्रांचिंग वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल जो है या तो फॉलियोज मतलब जो लीफ की तरह दिखता हो, और या फिर ट्यूबुलर के रूप में दिखेगा, है ना। ये प्योर पैरेनकाइमेटस का दिखेगा, लेकिन अलग अलग शेप में हो, जैसे कि अल्वा है, ठीक है। ये अल्वा का ही फिगर है जो कि फोलियोस फॉर्म में है। सार्गेसम होता है तो ये ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। और भी अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जैसे कि फ्यूकस है, लैमिनेरिया है, पोरफायरा है। तो यह सब भी इसी का पार्ट्स है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये सारा रेंज ऑफ थायरस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। दैट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर है। अगर आपको अब ऑनलाइन क्लासेस करना हो काफ़ी कम कीमत में, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 6200345497। तो हमारी गारंटी है कि आपका बॉटनी ऑनर्स काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। अच्छा रिजल्ट बनना ही बनना है। आपको मोर देन 80% मार्क्स तो आ ही सकता है कम से कम, ठीक है। मैं तरीका बताऊंगा किस प्रकार से इस आंसर लिखा जाता है, सारे टॉपिक को डील किया जाएगा, सारा सजेशन भी दिया जाएगा, MCQ भी कराया जाएगा, ये सारा चीज़ होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा टोटल, कहीं किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाम याद रखिए आपका संतोष सर। थैंक यू।